जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आखिरकार एनफोर्समेंट कांस्टेबल की डीवी नोटिस तो आ गई और इतने दिनों तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। तो बात करेंगे पूरे डीवी शेड्यूल की कि लगभग क्या सीन है पूरी डीवी का, और सबसे जरूरी कि जरूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या रहेगी जो कि आप लोगों को अपलोड करना है। और आयोग ने कुछ चीजें अलग से मेंशन की हैं कि वो चीजें आपके पास होनी चाहिए, तो उनको भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो ये सभी चीजें आप लोग तैयार रखें, नहीं तो बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है भाई, तो पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल को आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि हर एस्पेक्ट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसीलिए वीडियो बड़ा हो सकता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कल हमने अपने टेलीग्राम बजरंगी स्टडी पॉइंट पर यह अपडेट दी थी कि यूपीएससी एनफोर्समेंट कांस्टेबल डीवी अपडेट में यह है कि अब से किसी भी दिन डीवी नोटिस आ सकती है, और इस चीज को शेयर भी किया गया था। और उसके लगभग 1 घंटे बाद सबके सामने यूपीएससी एनफोर्समेंट कांस्टेबल डीवी नोटिस जारी का भी नोटिस शेयर कर दिया गया, और उसमें बता दिया गया कि डीवी डेट 13 जुलाई से 12 अगस्त तक है। बोला था ना कभी भी। उसके बाद हमने लोगों से पूछा हुआ था कि कौन कौन मानता है कि ऑथेंटिक अपडेट मिलती है हमारी तरफ से, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर रिएक्ट किया था। तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल बजरंगी स्टडी पॉइंट से भी कनेक्ट हो जाइए। और दूसरा यह कि यूपीएससी एनफोर्समेंट कांस्टेबल का भी एक डेडिकेटेड ग्रुप है। उस ग्रुप में लोग बतियाते रहते हैं, 524 मेंबर हैं। यहाँ पर मनीष कुमार जी ने पूछा था ईसी में CCC भी चाहिए क्या, और दीपक यादव ने कहा था कि ईसी डॉक्यूमेंट वीडियो बना दो बजरंगी भाई। तो हमने बताया था कि वीडियो इज ऑन द वे, थोड़ा और इंतजार कर लो, 11 बजे तक वीडियो पब्लिश करके पब्लिक कर दिया जाएगा। क्योंकि चीजों को समझना, चीजों को पढ़ के बताना, इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, ताकि जो भी दिया जाए आपसे पूरा ऑथेंटिक ही शेयर किया जाए। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम बजरंगी स्टडी पॉइंट से भी कनेक्ट हो सकते हैं, और यूपीएससी एनफोर्समेंट कांस्टेबल का जो डेडिकेटेड ग्रुप है उससे भी बतिया सकते हैं, वहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। ग्रुप से कनेक्ट होने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग वहां से जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नोटिस की 8 जुलाई 2026 को। यहाँ पर देखिए सारी चीजें लिखी कि उक्त 6060 अभ्यर्थियों का सारी पीएसटी हुआ था, और 22 तारीख को मतलब 28 से किया गया था, और ठीक है 30 तारीख को 3165 लोगों का परिणाम जारी किया गया था। तो इसका मतलब अब 3165 लोगों का आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और इन्होंने और कहा कि अभिलेख अपलोड करने से संबंध में विस्तृत सूचना यानी डिटेल एक नोटिफिकेशन आएगा, और निर्देश और लिंक यथाशीघ्र प्रकाशित किए जाएंगे। क्योंकि डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना है, तो उसकी लिंक भी एक्टिव होगी। जब लिंक एक्टिव होगी तभी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना शुरू करेंगे। लिंक एक्टिव का समय क्या है? 13 जुलाई से 12 अगस्त तक, यानी लगभग 1 महीना आप सब लोग अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोटिस है। चलिए अब आगे बात करेंगे। कुछ निर्देश दिए गए हैं, उन्हीं निर्देश को आपको समझना है। देखिए, अनिवार्य अर्हता एवं आरक्षण संबंधित सभी प्रमाण पत्र, ये सबसे जरूरी है कि जो भी मैंडेटरी, पहली बात तो क्वालिफिकेशन थी उसको, और जो आपको रिजर्वेशन संबंधित डॉक्यूमेंट है उनको आपको अपलोड करना है। और अपलोड करना कहाँ है? तो यूपीएससी के वेबसाइट पर ही अपलोड करना है। ईमेल से या डाक द्वारा या व्यक्तिगत जाके देकर कुछ भी नहीं होना है, सब कुछ ऑनलाइन ही करना है। दूसरा पॉइंट लिखा, अभिलेख अपलोड करने का लिंक केवल निर्धारित समयावधि तक ही सक्रिय रहेगा। यानी जो डेट बताई गई है 13 जुलाई से 12 अगस्त तक, इन्हीं दिनों के बीच में जो लिंक एक्टिव रहेगी तब तक ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अवधि समाप्त होने के बाद लिंक स्वतः निष्क्रिय यानी डीएक्टिवेट हो जाएगी, और लिंक डीएक्टिवेट होने के बाद अभिलेख स्वीकार्य नहीं होंगे और अभ्यर्थियों के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नियत समय में ही 13 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक इसी समयावधि के बीच में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। आगे थर्ड पॉइंट लिखा है, लॉगिन करने हेतु अभ्यर्थी प्रश्नगत विज्ञापन के रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करेंगे। यानी लॉगिन करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आप लॉगिन विवरण की सुरक्षा और गोपनीयता की पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। यानी सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है, फिर आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा उसको एंटर करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी जाएगी, तो आप किसी एक में से किसी एक ओटीपी को एंटर कर देंगे, वहां से आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आप चीजों को आगे प्रोसेस करेंगे। नंबर 4 में लिखा है कि अभ्यर्थियों को अपनी नवीनतम रंगीन या कलर फोटो अपलोड करनी होगी। जो इस समय आपकी लेटेस्ट फोटो हो उसी को आपको अपलोड करना है। और इसमें सब बताया गया कि मतलब फोटो क्लियर होनी चाहिए, फोटो में कोई दूसरा व्यक्ति या जानवर ये सब नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी पारदर्शी चश्मा पहन सकते हैं
और हीरो बनने की कोशिश ना करना, है ना, रेबैन वेबन के चश्मा मत लगाना, नॉर्मल फोटो अपलोड करना। ठीक है, तो हर एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। अब चौथे के बाद ये पांचवा पॉइंट है कि विज्ञापन के अंतर्गत जो भी आप लोग अपलोड करेंगे उसको पहली बात तो व्यू यानी देखा जा सकता है और उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। यानी अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है कि हो सकता है आपने दूसरा अपलोड कर दिया हो, तो व्यू वाले सेक्शन में जाएंगे और अगर आपने वहां सही चीजें सब सही अपलोड की हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ किया गया है तो मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, लेकिन सबमिट करने के बाद कुछ नहीं होगा। तो फाइनल सबमिट करने से पहले आप लोग सभी चीजें आराम से देख लीजिएगा, उससे पहले तक ही मॉडिफाई हो सकता है, उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। फिर छठे पॉइंट में लिखा है अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें उनके द्वारा अपलोड किए गए सभी अभिलेख पूर्ण, स्पष्ट और पठनीय हैं और विज्ञापन की दी गई शर्तों के अनुरूप हैं। यानी कहने का मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा वो पूरा क्लियर रहेगा, है ना, वो लोग वहां पर पढ़ के देख सके, जूम करके देख सके। तो फोटो क्लियर लीजिएगा ताकि सब कुछ उनको क्लियर दिख सके। ठीक है, यहाँ लिखा अपूर्ण, अस्पष्ट, अपठनीय होंगे तो अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जा सकता है, यानी डिस्क्वालीफाई किया जा सकेगा। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर फोटो आपको अपलोड करनी, जो भी चीजें रहे पूरा क्लियर स्पष्ट दिखनी चाहिए। फिर 7वें नंबर पर है यदि किसी अर्हता सापेक्ष के अंक पत्र और प्रमाण पत्र पृथक पृथक हैं। इसका मतलब यह हुआ जैसे आपका 10th है ना या 12th में पहले क्या होता था कि मार्कशीट, मतलब एक मार्कशीट होती थी और एक सर्टिफिकेट होता था, तो दो चीजें होती थी। उसके बाद खैर सारी चीजें एक में आने लगी, तो जिनके पास दो वाला सीन हो वो एक ही पीडीएफ में, जैसे 10th का एक ही पीडीएफ में दो चीजें रहेंगी और 12th का भी दोनों चीजें एक ही पीडीएफ में अपलोड करना है। जो पीडीएफ उसका जो साइज रहेगा वो 200 KB से 2 MB तक होना चाहिए, यानी 200 KB से 2 MB के बीच में रहना चाहिए। अब सबसे जरूरी ये 8वां पॉइंट है, चलिए मैं एक बार सब क्लियर कर दूं। ठीक है भाई, तो 8वां पॉइंट सबसे जरूरी है। इसमें यह लिखा है कि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन के समय प्रविष्ट विवरण यानी नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और श्रेणी और शैक्षिक विवरण अपलोड किए गए अभिलेखों में अंकित विवरण में समानता हो। यानी आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी DOB और श्रेणी यानी कैटेगरी और शैक्षिक विवरण या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सभी चीजें सेम होनी चाहिए। और अगर किसी का भी नाम या पापा का नाम, DOB, श्रेणी में कोई समस्या है तो फिर आप लोग स्पष्टीकरण अपलोड करना होगा, यानी इसे ही आप एफिडेविट मान सकते हैं कि सुस्पष्ट एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण अपलोड करना होगा। तो अगर भिन्न है तो आप लोग एफिडेविट अपलोड करेंगे। उसके बाद 9वां पॉइंट है अपलोड किए गए अभिलेखों की सत्यता, वैधता, प्रामाणिकता का पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। आयोग किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अभिलेखों का सत्यापन करा सकता है, यानी जो आप लोग अपलोड करेंगे उनका वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है आपको फिजिकली बुलाकर। ठीक है, पहले तो आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना है, लेकिन अगर आयोग चाहे तो आपको फिजिकली वहां पर बुलाकर चीजों का वेरिफिकेशन कर सकता है। और 10th पॉइंट है कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के संबंध में आयोग द्वारा आवश्यकता अनुसार स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो भी आप अपलोड करना अपने हिसाब से सही अपलोड करना ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। 11 में भी यही लिखा है कि नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा किए जाने पर अभ्यर्थी को अपलोड किए गए अभिलेखों की मूल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, यानी अगर कोई चाहे तो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी देख सकता है। और लिखा है कि मूल प्रस्तुत ना करने पर चयन पर किसी भी स्तर का अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। ठीक है, अब 11वें के बाद यहाँ 12वें पर है इंटरनेट सर्वर या डिवाइस अन्य तकनीकी कारणों से उत्पन्न समस्या के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। यानी इनके कहने का मतलब है 13 जुलाई से लेकर 12 अगस्त के पहले ही आप लोग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें, क्योंकि लास्ट में यही बोल रहे हैं इंटरनेट सर्वर या अन्य कोई टेक्निकल इशू आ जाए तो उसमें आयोग की जिम्मेदारी नहीं होगी। लास्ट डेट का इंतजार किए बिना आप लोग जुलाई भर में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें। ठीक है, 13वें नंबर पर है कि वांछित अभिलेख अपलोड ना कर पाने या अपलोड किए जाने अभिलेखों में संशोधन ना कर पाने, तकनीकी समस्या, व्यक्तिगत कठिनाई अथवा अन्य किसी कारण से अभिलेख अपलोड ना कर पाने के आधार पर किसी प्रकार का अन्य अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा। तो भैया लास्ट डेट का इंतजार मत करना, उससे पहले ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, नहीं तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे अपने अभ्यर्थन वापसी के। 14 नंबर में लिखा है अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर पात्र या अर्ह पाए जाने की दशा में संबंधित पद हेतु नियमानुसार चयन संबंधी कार्यवाही की जाएगी। यानी अगर सब कुछ आपका ठीक रहेगा तो फिर आपको आगे DV में क्वालिफाई कर दिया जाएगा और फिर फाइनल लिस्ट में कट ऑफ उसी के हिसाब से बनेगी। अगर आप आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो बाहर है। ठीक है, फिर 15 नंबर में अर्हता या अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित परिणाम में सम्मिलित होने अभिलेख अपलोड किए जाने पर किसी चरण में
सम्मिलित होने के अंतिम चयन पर किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन संबंधी अंतिम परिणाम यथा समय घोषित किया जाएगा। यानी वो लोग फाइनल रिजल्ट अपने हिसाब से घोषित करेंगे, उसके लिए आप उन पर प्रेशर नहीं कर सकते हैं। फिर 16वां पॉइंट है, उपर्युक्त समस्त निर्देशों का पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा। अपलोड किए गए अभिलेख प्रमाण पत्रों की स्वीकृति अस्वीकृति के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम मान्य होगा। यानी जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो पूरे सही होने चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ है तो आयोग उन पर एक्शन ले सकता है, उसका अभ्यर्थन वापस या उसको स्वीकारा जा सकता है। 17वां नंबर या लास्ट है, अभिलेख अपलोड करने के उपरांत अभ्यर्थी को डिक्लेरेशन के सहमत होते हुए वेरिफिकेशन कोड को सबमिट करके सबमिट बटन को क्लिक करना होगा और सबमिट बटन को क्लिक करने के उपरांत ही अभिलेख अपलोड करने की संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होगी। सबमिट करने के बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो सबमिट करने से पहले 2-3 बार चेक कर लेना कि किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन भी होगा, तो प्रिंट वाले पर आप क्लिक करेंगे तो प्रिंट वाला आपका पीडीएफ पूरा प्रिंट हो जाएगा। जो आपने अपलोड किया है सारी चीजें उस पीडीएफ में या उस प्रिंट फॉर्म में आ जाएंगी। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ लिखा है कि अभिलेख परीक्षण हेतु शॉर्टलिस्ट 3165 अभ्यर्थियों को 13 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में भर देना सुनिश्चित करना है। ठीक है भाई, तो 12 अगस्त से पहले सब कंप्लीट कर लें। चलिए अब आगे बात करेंगे जरूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट। तो जरूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट में देखिए वो सभी डॉक्यूमेंट चाहिए आपको जो कि वैकेंसी के लिए एसेंशियल हैं। जैसे सबसे पहले तो आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए, सब ओरिजिनल ही होना चाहिए। 10th हो गया, 12th का हो गया, ठीक है। उसके बाद जिसके पास CCC है वो लगा सकता है, नहीं है तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ एक स्किल है तो इसके बेसिस पर, हालांकि इसका कोई मतलब होता नहीं, लेकिन है तो लगा देना। मेन जो आपका 10th 12th और आपका अगर आपने रिजर्वेशन लिया है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और उसी में आपका निवास भी लगेगा, क्योंकि जिसने मतलब वो लिया है आरक्षण तो उसको निवास देना जरूरी है। जनरल वालों को कास्ट और निवास देने की जरूरत नहीं है। और आपकी फोटो रहेगी। फोटो कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल क्लियर, एकदम सीधी सादी। और अगर जरूरी हुआ तो उसमें आधार भी अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि आधार मांगते नहीं है। पिछली बार फॉरेस्ट गार्ड हम लोगों ने कराया था तो आधार कार्ड कहीं नहीं लिया गया था, लेकिन अगर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा तो उसको भी अपलोड कर दीजिएगा। बाकी ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस वाले आप लोग अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। और जिसको भी आरक्षण चाहिए उसको निवास देना जरूरी रहेगा, क्योंकि बिना निवास के आपका कुछ नहीं होना। और जनरल वालों को कास्ट निवास कुछ देने की जरूरत नहीं है। और सबसे जरूरी, अगर कहीं कुछ गलती है तो आप एफिडेविट लगा देना। एफिडेविट लगाने से कोई समस्या नहीं होगी। और यहाँ पर कोई पूछेगा कि पेट सर्टिफिकेट, तो भैया पेट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। वो सारी डिटेल आयोग के पास हैं। जो फॉर्म भरते समय आपने लगाया होगा उन्हीं सबको आपको यहाँ पर एंटर करना है या सबमिट करना है। और कुछ लोग डीएल का पूछ रहे थे, तो भैया इसमें डीएल वीएल नहीं लगना है। ठीक है, आपका जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल वही लगेंगे। यानी जो आपने फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा उन्हीं को यहाँ पर अपलोड करना है। और आरक्षण चाहते हैं तो आरक्षण संबंधी जो भी डॉक्यूमेंट उनको अपलोड कर देना। अगर आरक्षण वाला नहीं अपलोड करेंगे तो हो सकता है आपको जनरल में कंसीडर कर दिया जाए। और किसी डॉक्यूमेंट में कोई समस्या है तो उसके लिए आप एफिडेविट को लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद सबसे जरूरी क्या है? इसके बाद सबसे जरूरी है डीवी स्किप का अभियान चलाना। जो भी लोग सिलेक्टेड हैं, सबसे ज्यादा जरूरी एजीटीए वाले सिलेक्ट हो गए हैं, है ना। तो अगर एजीटीए वाले स्किप कर देते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि 3400 बच्चे उधर थे। अगर 3400 में से अगर 500 बच्चे भी इधर मिल गए कॉमन, तब भी आपका काम हो जाएगा। और बाकी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम बजरंगी स्टडी पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप लोग लिंक से कनेक्ट करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और वहां पर एनफोर्समेंट कांस्टेबल का जो डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप है उससे भी कनेक्ट हो जाइएगा, ताकि सभी लोग एक साथ कनेक्ट रहें। और डीवी स्किप सबसे जरूरी रहेगा, और सबसे जरूरी एजीटीए वाले ही रहेंगे। और अन्य जो भी सिलेक्टेड हैं उनसे भी आप डीवी स्किप की अपील कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। मैंने सभी पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश की है, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि एनफोर्समेंट कांस्टेबल से जुड़ी जो भी अपडेट आए आप सब तक वीडियो के माध्यम से शेयर कर दिया जाए। ठीक है भाई, और टेलीग्राम से जुड़ते रहें, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।